नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक के अंदर कई सारे मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर आपको मैं बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। कहा जाता है कि जो रिसोर्सेज है वो ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी उनकी अच्छी लाइफ को मेंटेन करने के लिए भी रिसोर्सेज का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लोगों का मानना है रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, दिस लेड टू मेजर प्रॉब्लम्स। माना जाता था, लोगों का ये मानना था कि जो रिसोर्सेज वो फ्री गिफ्ट है और इसकी वजह से क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी हुई। दरअसल क्या होता है कि जब आप लोग किसी चीज़ को फ्री समझ लेते हो तो उसका आप बहुत ही बुरी तरीके से उपयोग करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, अगर आप लोगों को इंटरनेट, मैं कहूं आज के लिए इंटरनेट बहुत फ्री है, जितना मन करे आप उतना यूज़ करो 1 महीने के लिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इंटरनेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड कर लोगे और कुछ भी यूट्यूब पे वीडियो देख लोगे, आप उतना सोचोगे नहीं और अनलिमिटेड आप उसका यूज़ करते हुए चलोगे। क्या होगा, हमारे पास तो बहुत सारा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लोगे हॉटस्पॉट के थ्रू। अगर वहीं पे अगर कंडीशन हो कि आप पूरे महीने भर में या दिन के अंदर आप केवल 50 MB ही यूज़ कर सकते हो, तब भी क्या आपका रवैया ऐसा ही रहेगा? नहीं, तब आपका रवैया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप केवल उन्हीं चीज़ों को ब्राउज करोगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप तब ये मेंटेलिटी काम करेगी कि भाई वही करते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, वरना क्या पता जब इंटरनेट ख़त्म हो जाए तो हमें तो कहाँ से मैं MB लेकर आऊँगा और तब इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई तो मैं क्या करूँगा। तो आप लोग बहुत सोच समझ के यूज़ करते हो। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ कि लोगों ने जब रिसोर्सेज को फ्री समझा, अनलिमिटेड समझा, तो उन लोगों ने क्या किया, उसका बहुत ही बुरी तरीके से उपयोग किया और एकदम उसे ख़त्म करने की कंडीशन पे लाकर रख दिया है। लेकिन क्या ऐसा है, क्या रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, क्या ये फ्री है? नहीं, रिसोर्सेज ऐसा नहीं होते। अगर सोलर एनर्जी की यहाँ मैं बात नहीं कर रहा, विंड एनर्जी की यहाँ पे बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं कोल की बात कर रहा हूँ, आयरन की बात कर रहा हूँ, तांबे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हो रहा है, डिप्लीटेशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल। अब क्या हुआ है, जो रिसोर्सेस है वो कम हो गए। रिसोर्सेस कम होने का रीज़न ये है कि वो कुछ ही लालची लोगों की नीड को पूरा कर रहे हैं। दरअसल क्या है कि हमारे पास इतना रिसोर्स तो है कि हम अपना काम निकाल सकते हैं, बट क्या हो रहा है कि रिसोर्सेज को निकाल लालच मिलता है उन लोगों को, क्योंकि उसे मार्केट में बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को खूब निकाल रहे हैं। हमें डिमांड अगर 10 की है तो वो निकाल दे रहे हैं 100, और ऐसे में क्या कर रहे हैं वो लोग, उस 100 को जो निकालेंगे उसको क्या कर देंगे, सेल करेंगे। तो इस वजह से रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। डिप्लीटेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड, हमारी लालच को सेटिस्फाई करने के चक्कर में रिसोर्सेज की कमी होते जा रही है। दूसरा पॉइंट बताता है हमारा, accumulation of resources in few hands which is turn divided the society into 2 segments, rich and poor। रिसोर्सेज का क्या ऐसा हो पा रहा है कि रिसोर्स निकल रहा है तो क्या सभी लोग उसका यूज कर पा रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। रिसोर्स निकाला तो जा रहा है पर वो कुछ ही लोगों के हाथों में है। वो इसकी वजह से क्या हो रहा है, सोसाइटी डिवाइड हो जा रही है। जो लोग रिसोर्सेज का यूज कर पा रहे हैं वो लोग रिच हो पा रहे हैं, जो लोग रिसोर्सेज का यूज नहीं कर पा रहे वो लोग पुअर हो जा रहे हैं। एक एग्जांपल लें, स्कूल का अगर एक एग्जाम्पल लेता हूँ तो अगर स्कूल में जो पढ़ पा रहा है तो वो तो एजुकेटेड हो पाएगा, लेकिन जो स्कूल में नहीं पढ़ पा रहा तो क्या वो एजुकेटेड होगा? नहीं, उसकी संभावना बहुत 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 कम है कि वो एजुकेटेड हो। तो सेम यही है कि जो लोग रिसोर्सेज का उपयोग कर रहे हैं वो रिच हो रहे हैं, जो लोग रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर पा रहे, उनको नहीं मिल पा रहे, उनको नहीं दिया जा रहा है, तो पुअर हो जाते हैं। अगला आता है थर्ड, जो कि बहुत ही गलत बात है। रिच और पुअर की कंडीशन होना बहुत ही गलत बात है। थर्ड पॉइंट आता है, indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। अब हम लोग इतना रिसोर्सेज का उपयोग कर रहे हैं, उनका एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से कुछ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी खड़ी हो चुकी हैं। जैसे कि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम, कि हमारी जो अर्थ है वो हीट करने लगी है,
ओजोन लेयर के अंदर छेद हो चुका है, O3 जो लेयर है उसमें छेद हो चुका है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूट हो रहा है, हमारा साउंड पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, बहुत सारे। और जो लैंड है वो भी डिग्रेड हो रहा है। यानी अगर आप देखा जाए 10,000 पहले चले जाओ तो उस वक्त की जो मिट्टी की क्वालिटी थी आज वो नहीं है। आज जो मिट्टी की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, लैंड बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड हो चुका है, क्योंकि हम माइनिंग करते हैं और माइनिंग करने की वजह से हम अपनी अच्छी मिट्टी को खो देते हैं। आगे देखा जाए तो इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लीटेशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल एंड कंट्रीज कंटिन्यूज द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट इज इन डेंजर। कहा जा रहा है कि अगर ऐसे ही ट्रेंड चलता रहा कि कुछ इंडिविजुअल रिसोर्सेज को कंटिन्यूसली निकालते गए, अपने लालच को कम लोगों ने नहीं किया तो, और या कुछ देशों ने अपने लालच को कम नहीं किया, तो आने वाले समय में हमारा जो प्लेनेट है उसका फ्यूचर खतरे में पड़ सकता है। यानी हमारे अर्थ के लिए बहुत ही खराब बात होने वाली है। ऐसे में हमें कदम उठाना बहुत ही ज़रूरी बनता है। तो ऐसे में एक पॉइंट दिया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आपकी बुक के अंदर जो बॉक्स बने हैं वहाँ से मैं बताता हूँ, क्योंकि ये पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ही ईजी है। तो अगर मैं बताऊं इसको, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। इसको मैं यहाँ पे जो लिखा है एग्जाम में आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन मैं इसको आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप लोग क्या करो, बिना इन्वायरमेंट को डैमेज किए, इन्वायरमेंट को कम से कम डैमेज किए आप लोगों का अपना डेवलपमेंट करना है। साथ ही साथ क्या करना है, आपको आने वाली जो अपकमिंग जनरेशन्स हैं उनके लिए आपको रिसोर्सेज को बचा कर रखना है। इस तरीके से आपको काम करना है। इसी को ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। यानी रिसोर्सेज को इस तरीके से उपयोग करना कि एनवायरनमेंट कम डैमेज हो और आने वाली जनरेशन के लिए भी आप सेव करके रख सको। इसी को ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। और आप ऐसा लिख सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप खुद ही जो मैंने बोला उसको ट्रांसलेट करके लिख सकते हो। अगर आगे देखा जाए तो अगला टॉपिक हमारा आता है रियो डी जनेरियो अर्थ समिट 1992। बेसिकली इसका अर्थ समिट करके पूछा जाता है, अर्थ एक्सप्लेन द अर्थ समिट या कमेंट अर्थ समिट 1992। इसमें क्या था ऐसा करके पूछा जाएगा और एमसीक्यू भी बन सकता है यहाँ से। तो इसके लिए देखते हैं हमारा यहाँ पे अगर हम देखें तो इन जून 1992 100 हेड्स कंट्री यानी 100 देशों के क्या आए थे, हेड्स आए थे। मीट इन रियो डी जनेरियो। ये रियो डी जनेरियो एक शहर है जो कि कहाँ का है, ब्राजील का शहर है रियो डी जनेरियो। यहाँ पे 100 देशों के हेड्स आए थे। यहाँ पे ही अर्थ समिट करवाई गई थी 1992 में, जून का वो महीना था। इट वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, और ये पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट था जहाँ पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड लोग इकट्ठा हुए थे बात करने के लिए। मीटिंग हुई थी यहाँ पर कि इन्वायरमेंट हमारा इतना खराब हो रहा है, क्या कदम उठाया जाना चाहिए। द अर्थ समिट वॉज कन्वेंट फॉर द एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स के लिए की गई थी, जैसे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट, कैसे इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट करें, एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल, और किस तरीके से हम सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके, यानी आप दूसरी कंट्रीज का भी डेवलप हो सके और हमारी कंट्रीज का, सभी का मतलब सभी कंट्रीज का डेवलप एक सही रेट पर हो सके, एक अच्छे तरीके से हो सके, बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए। इस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा था। मीटिंग वगैरह में इस तरीके की चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा था। The assembled leaders signed the Declaration on Global Climate Change and Biological Diversity। तो जो भी लीडर्स वहाँ पे असेंबल हुए थे उन लोगों ने क्या क्या साइन किया उस डिक्लेरेशन पे, मतलब वो एक नोट था, उस पर वो चीज़ें लिखी हुई थी कि आप ये करोगे, आप वो करोगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो उस पर सभी लोगों ने साइन किया कि हाँ जो आप इस मीटिंग में जो भी डिसीजन लिया जा रहा है, जो भी चीज़ें हैं उस पर मैं मानता हूँ सहमति, और हम लोग इसके ऊपर कदम उठाएंगे। तो इस पर उन लोगों ने साइन वगैरह कर दिया। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल। तो जो हमारा रियो डी जनरियो में जो सम्मेलन हुआ था, ये साथ ही साथ इंडोर्स करता था, प्रमोट करता था फॉरेस्ट के प्रिंसिपल्स के ऊपर। अब फॉरेस्ट का प्रिंसिपल्स क्या होते हैं ये आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। नहीं पता आप लोग तो गूगल से चेक करो और तब आके कमेंट करके बताओ। कमेंट ज़रूर करना है भाई आप लोगों को, ताकि आपको पता भी चले आके का फॉरेस्ट प्रिंसिपल होता है क्या है। थोड़ा सर्च करो, ईजी है वैसे, मिल जाएगा आपको, मुझे पता है, लेकिन मैं सोचता हूँ थोड़ा कमेंट वमेंट करो ना, थोड़ा अच्छा लगेगा।
एंड अडॉप्टेड एजेंडा 20, और इन लोगों ने अडॉप्ट किया एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी, और इन्होंने अडॉप्ट किया एजेंडा 21। अब ये एजेंडा 21 क्या है, इसके लिए चिंता मत करो, इसको मैं बताऊंगा कि एजेंडा 21 क्या है। इसको अचीव करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी के अंदर हमें फर्स्ट प्रिंसिपल और एजेंडा 21 क्या है, इस दोनों को ही हमें क्या करना है, अचीव करना है। अगर हम आगे देखें तो मैंने जैसा कि कहा एजेंडा 21 में आप लोगों को बताऊंगा, तो यहाँ है एजेंडा हमारा 21। तो क्या है, इट इज द डिक्लेरेशन, यह भी क्या है, एक डिक्लेरेशन है, उसमें मतलब चीजें लिखी गई, आपको साइन वहां पे करना है कि हाँ मैं इस चीज पे सहमत हूँ। साइन बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। सो एट द यूनाइटेड नेशन UNCD के द्वारा ये साइन किया गया, और उस वक्त के जो वर्ल्ड लीडर्स है उन लोगों ने इसे साइन किया था। इट क्लेम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका एम जो पूछा जाता है वो था कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी हम एक देश ही ना करें, सारे लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पता है, एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुंचाना और आने वाली जनरेशन्स को के लिए रिसोर्सेज को बचा कर रखना। इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, तो एक एजेंडा था कि इन्वायरमेंट से लड़ना है हमें, मतलब कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें लड़ना है, डैमेज कम से कम हो, पॉवर्टी के खिलाफ लड़ना है, डिसीज के लिए लड़ना है, तो ग्लोबल कॉपरेशन, और इसके लिए हमें पूरे वर्ल्ड का क्या चाहिए, कॉपरेशन चाहिए, सहयोग चाहिए। ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इन लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की, और म्यूचुअल जो नीड्स है, जो आपकी ज़रूरत है, जो मुझे ज़रूरत है, एक दूसरे को हम शेयर करते हैं, इस तरीके की चीज़ें हुई। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था एजेंडा 21 का, कि जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ये लोग अपनी जगह जाएं और ये लोग खुद का एजेंडा 21 डिसाइड करें, यानी 21 जो टॉपिक्स हमने यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ, ऐसे ही आप लोग अपने देशों में जाओ, अपने कंट्री में जाओ, और गवर्नमेंट से ही कहो कि एजेंडा 21 खुद का वो डिक्लेयर करे कि वहाँ पे एजेंडा 21 क्या हो सकता है, और उसके ऊपर काम करे, जो कि एक बहुत ही अच्छी पहल थी। देखते हैं कि किन देशों ने की है, किन देशों ने नहीं की, बात की टॉपिक, लेकिन यहाँ पे इतना ही पूछा जाता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये सारी वीडियो जितना मैंने बताया सारा इंपॉर्टेंट है, एजेंडा 21, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, DOD जो नहीं दिया, और स्टार्टिंग में जो मैंने प्रॉब्लम बताया कि क्यों प्रॉब्लम खड़ी हो रही है रिसोर्सेज का, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।